नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। अभी तक दीपावली थी, दीपावली की छुट्टियां चल रही थी और इसी में आप लोगों का पेपर भी था। अब आंसर की आ चुकी है। कल ही मैंने लोगों को बता दिया था आंसर की आ गई है। आप लोग आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और मिलाइए और देखिए कि कितना आपका सही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शाम के शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, कई लोग हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया है या अगली परीक्षा की तैयारी के लिए विचार कर रहे हैं कि अगली परीक्षा की तैयारी हम भी करेंगे, लेकिन उनको यह नहीं पता कि पेपर कैसा आया था, पेपर कैसा आता है। कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था। तो इसीलिए शाम के शिफ्ट का जो पेपर है उस पेपर की चर्चा हम लोग करेंगे। पूरे 100 के 100 प्रश्न की बात करेंगे और बहुत बहुत बधाई हमारे उन कैंडिडेट्स को जिन लोगों ने खूब मेहनत किया है और ज़्यादातर प्रश्न आपको हमारे पीडीएफ नोट से, वीडियो लेक्चर से मिले हैं और आप लोग बेहद खुश हैं। लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है। चलिए अभी बताते हैं कि किसका किसका मैसेज आया है। उससे पहले आपको बता दें कि यूजीसी नेट जेआरएफ का नया बैच हमारे यहाँ 20 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसके लिए एडमिशन 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। टीजीटी पीजीटी का हमारा एक बैच 5 नवंबर से प्रारंभ हुआ था। कल से उसकी कक्षाएं फिर लगातार हो जाएंगी और दूसरा बैच 20 नवंबर से, जिसके लिए एडमिशन प्रारंभ है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके फीस और सारी डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का। तो पहले बात करते हैं कि जिन लोगों का मैसेज मेरे पास आया है, जैसे विश्वजीत का है 75.3%। दोनों पेपर में मिलाकर मैं बता रहा हूँ जिन लोगों ने मैसेज किया है आंसर मिलाने के बाद। विश्वजीत 75.3%, बाबूलाल 72%, बद्री सुभाषिनी 71.3%, विनीता 71.3%, रमेश कुमार 70, दिव्या 69, सुनील जी हैं 69%, गोपाल 69, सौम्या 68, पूजा शुक्ला, प्रियमवदा, स्वप्ना। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो आंसर मिलान किया है और मिलान करने के बाद कितना प्रतिशत किसका आया है, ये वीडियो बनने से पहले और इसके बाद में, जैसे पूजा का आया है मेरे पास मैसेज, उनका भी 68% है। सीमा का आया है 64.6% है। फिर किरण का मैसेज आया। तो इस तरीके से लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि इन लोगों ने कितना सही किया है। रही बात, कुछ लोग परेशान हैं कट ऑफ को लेकर। 2 मिनट का समय लेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2019 की अगर बात करें तो जनरल की जेआरएफ की जो कट ऑफ गई थी वो आप सभी लोग जानते होंगे। जेआरएफ की कट ऑफ जनरल की 67.33% गई थी और वहीं नेट की जनरल की गई थी 59%। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 65.33, जेआरएफ का था 65.33 और नेट का था 54। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आप देखे हैं कि ओबीसी का आप लोगों का गया था 64.67%, जेआरएफ का। नेट का 55% था, 55.66 था और एससी का 61.33 और एसटी का 61.33, जबकि नेट का 52 था। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आपका 2020 का पेपर हुआ 13 नवंबर को, 13 नवंबर 2020 के पेपर की बात की जाए तो इसकी मेरिट पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण क्या है? पेपर तो ठीक है, पेपर एवरेज था, पिछले वर्ष की तुलना में इजी था थोड़ा, तो आगे जाना चाहिए मेरिट। लेकिन क्यों नहीं जाएगा, क्या कारण है, मैं आपको कारण बताता हूँ। आप जितने लोग परीक्षा देने गए थे, आप ध्यान करिए कि जहाँ पर आप बैठे थे आपके आसपास कितनी सीटें खाली थीं। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं। तो जब परीक्षाएं ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो आगे बढ़नी थी पेपर इजी होने के कारण,
वो आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि लगभग पिछले वर्ष के आसपास ही रहेगी, कुछ कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। तो जैसा मैंने 2019 का बताया, ठीक उसी तरीके से 2020 का भी रहने वाला है, उससे कम हो सकता है, अधिक नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपका लगभग 54 से लेकर 59% तक है तो आपका नेट हो जाएगा जनरल में। 55% के आसपास अगर आपका है, EWS है, आप OBC हैं, हो जाएगा। 52% तक हैं तो आपका SC ST में है तो 52% तक हो जाएगा नेट। ऐसे JRF का भी। तो इस बार भी आप लोगों के लिए उम्मीदें ज़्यादा हैं। और अभी तक जितना मैंने आपको गिनाया है, जो भी 45-50 लोगों की लिस्ट आपने देखा, 44 लोग यहाँ हैं जो लिस्ट में है। इसके बाद अभी लोगों का मैसेज लगातार भी आ रहा है। तो इन सारे लोगों का उम्मीद यही है कि हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कम है वो SC हैं, SC कैटेगरी है उनका, कुछ EWS हैं, कुछ OBC हैं। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जिनका 68-69% है, 71% है, 70% है, कुछ कहना ही नहीं है उनके लिए JRF में बहुत आराम से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब पेपर की बात करें, ये देखिए पेपर पूरा स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। किसी कैंडिडेट के इनरोलमेंट नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से ओपन करके और स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिससे उन लोगों तक पेपर पहुंचाया जा सके जो पेपर देखने के इच्छुक रहते हैं बार बार। और ये शाम के शिफ्ट का है। पहला प्रश्न देखें कि हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपरोक्त कथन किस लेखिका का है? आपका उत्तर होगा D, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न से आपको फायदा यह भी है कि कुछ लोग बार बार मैसेज आ रहा है कि सर हम कैसे मिलाएं। कोई बात नहीं, आप अगर नहीं मिला पाते हैं, शाम के शिफ्ट वाले आप हैं, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मिला सकते हैं। आपको याद ही होगा कि आपने क्या उत्तर लगाया था। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर ABCD जो दिया गया है, इसमें पॉइंट दिया गया था AB होगा, BC होगा, AD होगा या CD होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो धरती धरना अपना और मुट्ठी भर कांकर, ये दोनों रचनाएं जगदीश चंद्र द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखें, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणा कौन सी है? तो यहाँ रूसी रूपवाद की प्रतिकूल अवधारणा जो होगी वो होगी रसवाद और मार्क्सवाद। रसवाद और मार्क्सवाद ये दोनों आपका आप देखेंगे तो रूसी रूपवाद से संबंधित है। तो आपका उत्तर इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 का हो जाएगा, दूसरा A और B। यहाँ पर आपका उत्तर होगा A और B, यानी रसवाद और मार्क्सवाद। प्रश्न संख्या 4 देखें, निम्न काव्यकृतियों की कौन सी रचनाएं 1936 में प्रकाशित हुई? ये भी कई लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर इसका क्या होगा। कुछ लोग कामायनी को कह रहे थे 1935, लेकिन ध्यान रहे कामायनी और राम की शक्ति पूजा, इन दोनों रचनाओं का प्रकाशन 1936 में हुआ है। आपका उत्तर होगा A और C। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा A और B। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भी आपको मिलेगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी होगा, यानी A और B आपका होगा, ये और B। उत्तर दूसरा होगा ये और B। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में देखें, आपका सही क्रम बनेगा, पहले होगा आपका यथार्थवाद, फिर होगा उत्तर संरचनावाद, फिर उत्तर आधुनिकतावाद और उसके बाद
विखंडनवाद, यानी आपका उत्तर बनेगा सी। आपका उत्तर बनेगा सी, यानी तीसरा ADCB। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ये सब बहुत साधारण प्रश्न है और कई बार मैंने कराया है टेस्ट सीरीज में, आप लोग तो जानते ही हैं, उसमें कहने की बात ही नहीं है। लगभग 80% से अधिक प्रश्न आप लोगों को जो PDF नोट्स मिला है उसी में से हैं। जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं सारे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, और उसका कारण है क्योंकि 2004 से लेकर 2019 तक के पेपर का जो मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराया, उस पेपर से जो प्रश्न कराया, तो जो रिपीटेड प्रश्न है वो आप लोगों को मिल गए इसमें भी। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के तरह से जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी। प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा आपका सी, यानी तीसरा आपका बंटी। प्रश्न संख्या 9, यहां पर कथन दिया गया है, यह कहा गया कि प्रेम निजी भाव है। ठीक है, प्रेम निजी भाव है, कोई दिक्कत नहीं। साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, क्या ऐसा है? अगर साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता तो क्यों उसका चित्रण किया जाता? अगर ऐसा कहा गया है कि असामाजिक हो जाता है तो स्थापना आपका गलत है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, ऐसा नहीं है। मांसल ही होता है इसका मतलब 100% कह दिया गया मांसल ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपका स्थापना और तर्क दोनों गलत है, यानी 9 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में प्रश्न संख्या आपका 10 आना चाहिए, शायद ये दोबारा रिपीट हो गया है स्क्रीनशॉट लेने में। अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? भाई अंजो दीदी में आप देख ही रहे हैं, मैंने पूरा आपको नाटक पढ़ाया है। अंजो दीदी में किस तरीके से अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह और मशीनीकरण जिंदगी की बात हो रही है, उससे मुक्ति का चित्रण इसमें किया गया है। और इसमें जो कथन पूछे जाते हैं, इस बार कथन तो नहीं पूछा गया, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण कथन इसमें दिए गए जो खूब पूछे जाते हैं। तो 10 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 11 देखें, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? अब यहां पर देखिए भरत मुनि नहीं दिए गए हैं, फिर आपका उत्तर यहां पर होगा दंडी, यानी भरत मुनि के अलावा अगर दंडी कहीं पर आपको दिख जाए तो दंडी ने भी रसों की संख्या 8 मानी है। प्रश्न संख्या 12 देखें, निम्न में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? दिनकर जी के जितने भी काव्य आप देखेंगे, जितना भी काव्य आपने अब तक पढ़ा होगा, उसमें आप देखिए कि जातिवादी व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया है और साथ ही साथ युद्ध का तात्विक चिंतन किया है और शोषण का उन्होंने विरोध किया है। तो आपका ए और सी होगा, इसका मतलब उत्तर होगा आपका बी, ए और सी। प्रश्न संख्या 13 देखें, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। पिछली बार भी शायद ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें आप देखिए कि उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है। यहां अनुभव को महत्व दिया गया, बिल्कुल सही है। लोक ज्ञान की महत्ता है, सहज बात को सहजता से कहने की बात है, लेकिन वाह आडंबर की प्रतिष्ठा इसमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें वाह आडंबर की प्रतिष्ठा इसमें शामिल नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 13 का दूसरा, यानी 13 का बी, वाह आडंबर की प्रतिष्ठा। 14 देखें, शक्ति कवित्व बीजम रूपा संस्कार विशेषा, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? आपका उत्तर होगा सी,
आचार्य मम्मट का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से सही पूछा गया है। इनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। 1 सही कौन सा है आपको हम पहले उत्तर बता देते हैं। इसका सी सही होगा, यानी तीसरा पॉइंट सही है। रिचर्ड, जिसे संप्रेषण कहते हैं, वो भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ये सही है। यानी प्रश्न संख्या 15 में आपने क्या लगाया था? अगर देख रहे हैं वीडियो तो इससे भी अगर उत्तर आप नहीं मिला पा रहे हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 16 देखें, निम्न में से किस उपन्यास में बाल, वह संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? भाई शेखर एक जीवनी में आप देखें, शेखर के बाल्यकाल से लेकर और अंतिम समय तक पूरा चित्रण किया गया है। मैंने शेखर एक जीवनी में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया कि कब से लेकर कब तक किस भाग में है, पहले भाग में कितना है, दूसरे भाग में कितना है, कितने वर्ष की कहानी पहले भाग में है, कितने वर्ष की कहानी दूसरे भाग में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए बताया था कि इसमें आप देखें बाल्यावस्था से लेकर सारी चीज़ों का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 17 देखें, निम्नलिखित दलित कथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी मैंने कई बार आप लोगों को कराया और मैं बार बार कहता था कि ये साधारण प्रश्न गलत आप लोग ना करिएगा, और इसमें भी कई लोगों ने गलत कर दिया। सबसे पहले होगा अपने अपने पिंजरे, फिर होगा आपका जूठन, फिर मुर्दैया और अंत में होगा शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द आप देखेंगे 2011 में प्रकाशित हुआ है, जबकि मुर्दैया आपका 2010 ही में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा पहला DACB, यानी डी पहला होगा, दूसरा होगा मुर्दैया, तीसरा होगा और चौथा होगा आपका शिकंजे का दर्द। अगला प्रश्न देखें, आदिवासी विमर्श का मूल स्थापना नहीं है। अब इनमें से क्या नहीं है? आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, बाकी 3 तो है, लेकिन एक कौन सा ऐसा है जो नहीं है? तो सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। उनको सत्ता के प्रति मोह से क्या मतलब है? तो यहाँ पर 18 का उत्तर आपका सी होगा। 19 देखें, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? अब यहाँ 19 में आप देखें तो 19 में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 आपके सामने हैं। एक तो जीप पर सवार इल्लियाँ, ये भी शरद जोशी का है, और यत्र तत्र सर्वत, ये भी शरद जोशी का है। यानी ए और सी आपका बनेगा, विकल्प होगा आपका सही बी, ये और सी। अगला प्रश्न देखें, धूमिल रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? देखिए ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत अच्छे से मैंने लिखवाया भी था और कहा था आप लोगों से कि इस कविता को ध्यान रखना, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। लेकिन जब चीज़ों को बताई जाती है तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनसे कहा जाता है तो कहते हैं हाँ सर बस हो जाएगा, मुझे याद है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कर लेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके का प्रश्न पूछा गया। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 3 है इसमें। इतना साधारण प्रश्न कई लोगों ने गलत कर दिया है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या ये 20 था। 21 देखें, यहां पर कथन और तर्क दिया गया। प्रश्न संख्या 21 में कथन दिया गया, संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। ऐसा कहाँ है? संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। संचारी भावों के उन्मेष के द्वारा क्यों कहाँ से हो जाएगा? आपका गलत है, स्थापना गलत है, और अगर स्थापना गलत है तो जाहिर सी बात है तर्क भी गलत होगा ही होगा। भरत ने रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग तर्कों से पुष्ट किया है, गलत है। तो यहाँ पर आपका बी होगा, ये और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए,
अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के गद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये किस आलोचक का कथन है? भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जब अपभ्रंश के बारे में उन्होंने कहा, वहीं पर देखिए मैंने ये भी आपको बताया था कि प्राकृताभास किसने नाम दिया है, प्राकृताभास किसने कहा है। याद करिए वो टेस्ट सीरीज जहां पर प्राकृताभास मैंने आपसे पूछा था, वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया भी था। पूजा याद होगा आपको, प्रेमवदा जी, गोपाल, सुनील, संदीप, आप सभी लोगों को याद होगा। जहां मैंने प्राकृताभास पूछा था वहीं मैंने ये चीज आपको समझाया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 22 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यहां पर आप देखें, एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, ये दोनों रचनाएं स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। इस तरीके से आपका उत्तर प्रश्न संख्या 23 का कौन सा बनेगा? बी और डी किस में मिल रहा है? सी में मिल रहा है, यानी तीसरा उत्तर आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 24 देखें, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर, अब ये भी प्रश्न मैंने कई बार आप लोगों को कराया है। अगर मतिराम बिहारी देव, जसवंत सिंह मैंने नहीं कराया है, जो सत्यता है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मतिराम बिहारी देव इन तीनों नामों को जरूर लिया है, लेकिन जसवंत सिंह को नहीं लिया है। अगर इन तीनों नामों को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से इसको हल कर सकते हैं। मैंने कराया भी है, आप लोगों को जहां तक है कि याद भी होगा। जसवंत सिंह सबसे बाद में होंगे, मैंने इनका क्रम कराया था और आप लोगों को इनके सन के बारे में भी मैंने पूरा डिटेल बताया था और आप लोगों ने शायद लिखा भी होगा। सबसे बाद में कौन आएगा? तो सबसे बाद में आएंगे जसवंत सिंह। तो इसका खैर ऑप्शन मैंने नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो बनेगा, जो लोग उत्तर मिला रहे हैं, उत्तर मिलाने के लिए बैठे हैं, वो देख लें। शायद इसमें डी उत्तर मिल रहा था, शायद डी उत्तर है, उसको आप लोग मिला लीजिएगा, डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 24 में अगर आप लिख रहे हैं तो भी मैं बता रहा हूं 24 में डी बनेगा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 देख, अच्छा है तो विकल्प मैंने लिया है BADC, तो 24 का आप लिख लीजिएगा, 24 का आपका डी बनेगा। 25 देखें, लक्ष्मी दासेन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं? लक्ष्मी दासेन, आपका उत्तर होगा मैला आंचल। 25 का हो जाएगा आपका पहला ए, मैला आंचल। 26 का देखें, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न संख्या 26, यह 26 का हो जाएगा आपका, सबसे पहले होगा प्राचीन संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत होगा, फिर आपका सौरसैनी होगा और अंत में होगा पश्चिमी हिंदी। तो इस तरीके से पहला विकल्प आपका 26 का ए सही होगा। प्रश्न संख्या 27 देखें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? भाई पंचविडाल में अहंकार नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें शामिल है। पंचविडाल में अहंकार नहीं है, बाकी सारी चीजें शामिल हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 27 का डी, यानी चौथा। 28 देखें, रस के संबंध में कहा गया है। प्रश्न संख्या 28, इसमें रस के संबंध में कहा गया है, क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, यह भी आपका सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक का समर्थन किया है, गलत है, तो यहीं से मिल गया। अगर सी आपको गलत है तो आप देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न सेट किया गया था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाता तो आप लोग बहुत अधिक सही कर लेते। जिन लोगों का गड़बड़ हुआ है, देखिए सी नहीं होगा तो दूसरे में सी है तो इसलिए ये गलत, तीसरे में सी है इसलिए गलत, चौथे में सी है तो इसलिए गलत। तो आपका उत्तर क्या होगा? पहला होगा ए और बी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 29 देखें, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है?
मैंने हरकिस प्रेमी के नाटकों को आप लोगों को पढ़ाया है और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ा भी है। हरकिस प्रेमी के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता की बात की गई। उन्होंने जो भी ऐतिहासिक प्रसंग लिया है उसमें राष्ट्रीय चेतना युक्त है। वो हरकिस प्रेमी जी ने जितने भी नाटक लिखे, मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे तो उन्होंने जितने भी ऐतिहासिक प्रसंग लिया है उसमें राष्ट्रीय चेतना युक्त है। साथ ही साथ उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना को भी विकसित किया, हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात की। तो आप देखेंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में भी उनके नाटकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपका उत्तर होगा बी और सी। बी और सी किस में मिल रहे हैं आपको? दूसरे में मिल रहे हैं, तो इसलिए उत्तर होगा बी और सी। अगला प्रश्न देखें, हिंदी को लोकनाट्यों के प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 30। यहाँ पर आप देखें, यहाँ जो सांग है ये सांग हो जाएगा कहाँ का? हरियाणा का, यानी पहले का चौथा हो जाएगा। सांग हरियाणा का है तो चौथा हो जाएगा। बी नौटंकी, नौटंकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का, यानी बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला तो आपको मिल रहा है। माच, माच कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का है, मालवा का। नाचा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का। तो इस तरीके से 30 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 31 देखें, निम्न में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो यहाँ पर जो नारद का वीणा है, नारद का वीणा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न है, बहुत ज़्यादा विस्तृत चलने का समय भी नहीं है, सारे प्रश्न आपको बताने हैं। तो डी हो जाएगा आपका उत्तर। यहाँ सूची आपको मिलानी है। रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन लोगों का दिया गया है, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो आप देखें, रघुवीर सहाय की अगर बात करें तो आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह की बात करें तो जमीन पक रही है, कुंवर नारायण की अगर बात करें तो आत्मजयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो काठ की घंटियाँ। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी। 32 का डी हो जाएगा। 33 देखें, झूठा सच उपन्यास के पात्र। 33 में आप देखें तो यहाँ पर तारा और जयदेव हैं, लेकिन सहायक पात्र भी इसमें पूछ लिया गया, यानी सोमराज और रावत की भी बात की गई। आपका उत्तर होगा ए और सी। प्रश्न संख्या 34 देखें, यहाँ पर भी मिलाने वाला है। कालिंदी चरण की बात करें तो कालिंदी चरण आप देखेंगे पत्नी की पात्र हैं। मालती की बात करें तो मालती ग्रेगिन की पात्र हैं। सामनाथ की बात करें तो चीफ की दावत के हैं। सुबोध की बात करें तो जिंदगी और गुलाब के हैं पात्र। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 35 देखें, निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आपका तुर्की जो होगा वो आर्य भाषाओं में शामिल भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं? यहाँ पर देखिए पूरा विकल्प मैंने दे दिया है। तो इसमें स्वामी अग्रदास हैं, नाभादास हैं और हृदय राम हैं। ये तीनों लोग राम भक्ति काव्यधारा के हैं, यानी ए बी सी तीनों राम भक्ति काव्यधारा के हैं। प्रश्न संख्या 37 देखें, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक रचनाओं में कौन से प्रहसन है? 2 प्रहसन है इसमें। 2 प्रहसन कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये दोनों प्रहसन है, यानी ए और सी। आपका उत्तर होगा डी, चौथा ए और सी। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? इनमें से 2 रचनाएं नामवर सिंह की हैं। कौन कौन सी? तो एक कहानी, नई कहानी, ये भी मैंने कराया है, आप लोगों को याद होगा। कहानी और नई कहानी, इतिहास और आलोचना, यानी आपका उत्तर होगा डी, ए और सी। तो ये नामवर सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो शुद्ध कविता की खोज, ये तो मैंने कई बार कराया, आप लोगों को पता ही होगा। शुद्ध कविता की खोज हो गया आपका उत्तर। 40 में देखें, 40 में भी यहाँ पर मिलाना है आप लोगों को। 40 वाले में आस्था और सौंदर्य की बात करें तो रामविलास शर्मा का है।
आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र का है, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है, वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का है। तो इस तरीके से 40 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 41 का देखें, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी परीक्षा के 4-5 दिन पहले जो टीजीटी पीजीटी का मैंने बैच प्रारंभ किया था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताया था, वीडियो भी पब्लिक किया था और लाइव क्लास में भी मैंने दिया था। यहाँ पर आप देखें, आपका उत्तर इसमें से अब आपको मिलाना है, कौन सा होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किसके तहत आएगी? पश्चिमी हिंदी के तहत कौन आएगा? तो बुंदेली, बुंदेली आएगा। पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी के तहत मगही, राजस्थानी के तहत मेवाती। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर होगा 41 का बी, यानी दूसरा, दूसरा होगा यानी बी। 42 देखें, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और दो कथन दिए गए हैं। फिर कहा गया है उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनें। वही कथन और तर्क वाले जैसे दिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 42 में दिया गया है आपको। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है? नहीं, मात्र समर्पण सगुण भक्ति का मूल नहीं है। यहां लिखा है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, गलत है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, एकमात्र हाँ अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, लेकिन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं रहा। एकमात्र शब्द लिखकर और दूसरे वाले कथन को भी गलत कर दिया गया। तो इसलिए आपका दोनों गलत होगा, आपका उत्तर हो जाएगा बी। ये और आर दोनों गलत हैं, यानी दोनों कथन आपके गलत हैं। प्रश्न संख्या 42 में आपका हो जाएगा, एक मिनट, समर्पण, अच्छा एक मिनट, संपूर्ण नहीं लिखा गया है, केवल कहा गया समर्पण। पहला सही है आपका, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। केवल समर्पण के पहले कोई शब्द ऐसा नहीं लगाया गया कि केवल समर्पण की बात की जाए, यह केवल अद्वैतवाद की बात की गई है। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा तीसरा, यानी सी होगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मैला आंचल उपन्यास का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कमली और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, ये मैला आंचल के पात्र नहीं है। एक मिनट, सॉरी, श्रीधर और सरस्वती, श्रीधर और सरस्वती, श्रीधर और सरस्वती मैला आंचल के पात्र नहीं है। आपका हो जाएगा दूसरा, यहाँ पर हटा दें एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न देखें। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का कामना नाटक, यानी उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 45। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या निर्धारित किया है? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दिया। फिर कहा गया उपर्युक्त में से शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि क्या नहीं है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के करुणा नामक निबंध में है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, सही है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं, गलत है, आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा नहीं माना है। करुणा का आलंबन या विषय करुणा करने वाले यानी आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीसरा यानी सी नहीं होगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी, 3 का हो जाएगा सी। तो आपका उत्तर यहाँ पर 45 का सी बनेगा।
करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के करुणा नामक निबंध में यह मंतव्य नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है? तो ये पहला भाग है, पहला भाग है। आपका उत्तर हो जाएगा 4, पहला ही भाग है। और क्या भूलूं क्या याद करूं मैंने आप लोगों को कराया भी है, मैंने चारों भाग आप लोगों को करा दिए थे और आप लोगों की कॉपी में मैंने लिखवाया भी था। ये चीज़ टेस्ट सीरीज में भी दिया था, लेकिन इसमें भी कई लोगों ने गलत कर दिया है, इसमें भी कई लोगों ने गलत किया। भाई पहला क्या भूलूं क्या याद करूं है, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। और चारों मैंने कालक्रमानुसार भी आप लोगों को कराया था, फिर भी 3-4 लोगों ने गलत किया है। अगला प्रश्न 47 में देखें, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 47 में तो इसमें आप देखें विशंबर जी का है, मिसपाल, रणजीत की विशंबर जी का होगा आहुति, रणजीत का हो जाएगा आपका मिसपाल हो जाएगा, और तरन, माया दर्पण, नवल किशोर, दुलाई वाली। यानी आपका उत्तर बन जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी उत्तर होगा आपका डी, चौथा। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, दंत वर्ण इसमें कौन सा है? तो दंत वर्ण होगा आपका द और धा। धा किसी वर्ग का पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा जो वर्ण बन रहा है दा और धा, ये आपका दंत वर्ण है। यानी उत्तर होगा चौथा, सी और डी। अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? ये भी मैंने कई बार कराया है, आप लोगों को कई बार कराया है, आप लोगों को याद होगा। प्रश्न संख्या 49 में देखें, आप लोगों को याद होगा, मैंने कई बार कराया है। सबसे पहले आप लोगों का इसमें हो जाएगा सुहाग के नुपुर, फिर होगा मानस का हंस, फिर होगा खंजन नयन, और अंत में होगा पीढ़ियाँ। आपका उत्तर 49 का बनेगा डी, 49 का डी बनेगा। इस पर भी मैंने कई बार आप लोगों को समझाया भी था, याद करिए मोहित जी, याद करिए। इस पर मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया था कि इसको आप लोग लिख लीजिए, और 2 जगह मैंने टेस्ट सीरीज में भी पूछा है, टेस्ट सीरीज में भी याद करिए, टेस्ट सीरीज में भी मैंने पूछा है, आप लोगों को कहा भी है। कई लोगों ने फॉलो भी उस चीज़ को किया, कई लोगों ने उस चीज़ को लिख भी डाला है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं लिखा। याद करिए, जब मैं लिखा रहा था सुहाग के नुपुर 1960, प्रकाशन 1960, तो कई लोगों ने कहा सर 60 नहीं 61 है, इस पर भी कई लोगों ने कमेंट किया था। सुहाग के नुपुर 1960, मानस का हंस 1972, फिर खंजन नयन 1981, पीढ़ियाँ 1990, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखवाया था। प्रश्न संख्या 50, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वह पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है, आपका चौथा उत्तर होगा। तो ये हो गए आपके 50 प्रश्न। प्रश्न संख्या और समय हो रहा है आपका 38 मिनट। आधा पेपर यानी प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 100 तक आपको कल के वीडियो में करा देंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे सारे नोट्स जितने लोगों के पास हैं वो उठा लें अपना नोट्स एक बार और फिर से मिलान करें। सारे प्रश्न वहीं से हैं, अलग से प्रश्न नहीं है। हाँ, 4 से 10 प्रश्न तो अलग से होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है भाई, साहित्य है, पूरा सागर है। लेकिन 80% से अधिक प्रश्न आपको नोट से ही मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर से मिल जाएंगे, अलग से कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप भी हमारे नए बैच में शामिल होना चाहते हैं, एडमिशन प्रारंभ है, तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, ध्यान दें, कल से टीजीटी पीजीटी का जो 5 नवंबर से बैच प्रारंभ हुआ है, आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा। और शायद हम लोग भक्ति काल प्रारंभ करने वाले थे, तो भक्ति काल कल से प्रारंभ होगा, कल से आप लोगों को लेक्चर मिलेगा। बाकी हम लोग फिर ऐसे मिलते रहेंगे।
आप सभी मेंबर्स के साथ। और मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों का, जितने भी मेहनती लोग हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जितना परिश्रम कर रहे हैं लगातार, वो ज़रूर सफल हों। और इसी उम्मीद के साथ जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे।